नमस्कार साथियों, मैं अनिल बिमल। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वास्तव में किताबें हमें क्यों पढ़नी चाहिए। और मैं निश्चित कह सकता हूँ, अगर आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखते हैं तो जिनको किताबें पढ़ना अच्छा नहीं लगता, किताबें पढ़ने से जो है उनको नींद आने लगती है, या फिर ये मानिए कि किताबों का इम्पोर्टेंस वो नहीं समझते हैं, तो मैं निश्चित कह सकता हूँ आप इस वीडियो को अंत तक देखें। किताबें हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है उनको पढ़ना, और सफलता का रास्ता। कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति है, अगर वो सफल हुआ है तो सफलता तक पहुंचने का रास्ता ही किताबों से होकर गुजरना है। तो हमको किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए, और इसलिए थोड़ा सा इस विषय पर मैं चर्चा करूंगा, अपने विचार रखूंगा, और कुछ किताबें भी मैं आपको बताऊंगा जिसको आप पढ़ें, और इसलिए इस विषय पर मैं थोड़ा आपसे चर्चा करूंगा। तो साथियों, कुछ मैंने इस पर रिसर्च किया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किताबें हैं क्या वास्तव में। तो मैंने अपनी शब्दों में लिखा है इसको, किताबें किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई खोज, उसकी विचार शक्ति, उसके ज्ञान, उसकी जानकारी, उसका अनुभव व पूर्वानुमान, इनको शब्दों और भाषा के माध्यम से संकलित और संरक्षित किया जाने वाला अगर कोई माध्यम है तो वो किताबें हैं। इसलिए कितनी महत्वपूर्ण है साथियों किताबें। किताबों के माध्यम से ही संपूर्ण विश्व के महान लोगों के विचार हैं, ज्ञान हैं, वो सब किताबों में ही समाहित है। आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो इस संसार में आया है वो एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। तो वो अपने जीवन काल में जितना कुछ भी वो जान पाया इस संसार को, या उसने खोजे की, या अपने विचार शक्ति से समझा, तो वो अपने साथ ही लिए चला जाएगा। तो ऐसे आप जानते हैं महान लोगों ने, खोजकर्ताओं ने, विचारकों ने अपने उस ज्ञान को उन शब्दों में जो है पिरोकर और किताबों में समाहित किया, या उनके अनुयायियों ने किया, और जिसके कारण आज भी हम उनके विचारों से अवगत हो पाते हैं, या उनकी खोजों को, उनके शोधों को और उनके विचारों से अवगत हो पाते हैं। तो दुनिया वहीं से शुरुआत नहीं करेगी। अब जैसे मान लीजिए कोई खोज हो चुकी, कोई जानकारी जिस पर रिसर्च हो चुका है, तो अब क्या लौट के फिर से उसी चीज़ पर रिसर्च किया जाए तो कितने पीछे चले जाएंगे। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे मेंडल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने आनुवांशिकता पर खोज की। अब मेंडल ने मटर के पौधों पर बहुत पहले ही अध्ययन किया। उस समय उनको मान्यता भले नहीं मिली, लेकिन जब कई सालों बाद जब फिर से उस डीएनए पर या उस पर अध्ययन शुरुआत हुई, आनुवांशिकी पर, जेनेटिक्स पर, तो उनको लगा कि ये तो किसी और ने बताया था या खोजा था। तो उनके जो शोध थे, उनका जो पूरे जीवन काल का जो मेहनत थी, उस मेहनत पर जो है फिर से रिसर्च हुआ। तो जो आगे आने वाले वैज्ञानिकों को ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, बहुत जल्दी उस बात को समझ सके और जल्दी ही प्रयोगों में समाहित कर सके। अगर मान लीजिए उनको दफना दिया जाता या उनके साथ ही वो खोजें चली जाती, तो शायद सैकड़ों साल फिर लग जाते, फिर से वहीं से शुरुआत कोई करता। तो इसलिए और भी मैं उदाहरण आपको देता हूँ, जैसे किताबें हमें क्यों पढ़नी चाहिए। जैसे इतिहास की जानकारी मिलती है। अब आप जैसे इंसान है, कोई पेट से सीख कर नहीं आता, उसे जो भी इस संसार में हमें मतलब सीखने को मिलता है, तो या तो हम देखकर समझते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, या हमने सुनकर, या अपने अनुभवों से। तो हम जो सुनते हैं, देखते हैं, तो जो प्रत्यक्ष में वही तो देख सकते हैं, और जो बहुत पहले घटित हो चुका है, जो इतिहास निकल चुका है, उसको हम कैसे जानेंगे। तो उसका माध्यम किताबें हैं। उस किताबों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। इसलिए हमें किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। दूसरा है, ज्ञान का एक तरफा भी स्रोत है, विचारों का एक तरफा स्रोत। हम किसी व्यक्ति से अगर बात करते हैं, विचार उससे लेते हैं, तो हम कहीं ना कहीं वो कुछ कहेगा, हम कुछ कहेंगे, तो मतलब एक दो लोगों का विचारों का जो भी है क्रॉस आदान प्रदान होता है। लेकिन जब वो एक तरफा अपनी बात रखता है सामने किताब के माध्यम से, तो जब हम किताबों को पढ़ते हैं तो एक तरफा हम उसको लेते हैं, सामने वाला एक तरफा अपनी बात कह रहा है, ऐसा मान लीजिए। तो ये भी एक किताबों का माध्यम है, ज़रूर हमको पढ़नी चाहिए। तीसरा, जैसे मुक्तबंदी, उसका ये हमारी पथ प्रदर्शक है। जिन लोगों ने रास्ते बनाए, रास्ते खोजे, उन रास्तों को हमें दोबारा खोजने की ज़रूरत नहीं है, रास्ते हमको नए चुनने की ज़रूरत नहीं है, उन रास्तों पर ही हमको चलना है, तो हम जल्दी मंजिल तक पहुंच सकते हैं।
तो इसलिए भी हमको किताबें पढ़नी चाहिए। इसी तरह से हमें कोई भी ज्ञान छना हुआ मिलता है, हमको बार बार जो है उन कचरा को लेने की ज़रूरत नहीं, वो हमको छना हुआ ज्ञान जो है हमको मिलता है। तो हमें किताबों में वो छुपा हुआ ज्ञान है तो हमें उनको लेना चाहिए, ज़रूर लेना चाहिए, जानकारियों को लेना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एक व्यक्ति कहता है मैं खाना बनाना चाहता हूँ, लेकिन उसने मान लीजिए कभी भी खाना नहीं बनाया, पहली बार बना रहा है। अब उसको किचन में ले जाइए और किचन में जाके कहिए कि आप जो है आपके लिए हम हमारी सारी सामग्री रख देते हैं, उसके लिए गैस, तेल, कढ़ाई, मिर्ची, मसाले जो भी है सारी चीज़ें रख दीजिए, और जो भी है सभी आइटम उसको रखने के बाद उससे कहिए आप अच्छा एक जो भी खाना बनाइए। अब उसने कभी देखा नहीं, उसने कभी सुना नहीं, अब ऐसे कंडीशन में वो खाना कैसे बनाएगा? तो अब बताइए उसको सीखने के लिए कितनी मेहनत पड़ेगी, या हो सकता कितनी गलतियां करेगा वो, कितने समय और कितने वर्ष फिर लग जाएंगे जो है उसको फिर से जो है एक अच्छा खाना बनाने में। तो उसके लिए सरल माध्यम है कि जो खाना बनाना जानता है वो उससे पूछ ले। तो कॉपीकैट एक किताब है, कॉपीकैट, आप उसको ज़रूर पढ़ें। ये संसारी कॉपीकैट पे चल रहा है, चाहे एक व्यवसाय हो, चाहे हम कुछ काम कर रहे हों, चाहे एक छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, माता पिता से या समाज में हम देख कर हम वो करते हैं जो कॉपीकैट यानी कॉपी करते हैं, नकल करते हैं। ये पूरी दुनिया ही नकलची है। तो नकलची हम अच्छी चीज़ों की नकल करें। तो ये अगर इस सिद्धांत को समझना है तो आप उसको उन किताब को पढ़िए, बहुत ही ज़बरदस्त किताब है, तो वो भी मैं सजेस्ट करूँगा आपसे। तो इसलिए उस व्यक्ति को अच्छा खाना बनाने के लिए जो बनाना जानता है वो अपने या तो किसी परिवार के सदस्य या कोई किताब के माध्यम से वो अच्छे डिश बनाना सीख सकता है। तो बताइए उसको कितनी जो छनी हुई चीज़ उसको मिली। इसीलिए भी हमको किताबें पढ़नी चाहिए। इसके अलावा साथ ही थोड़ा सा वीडियो आपको लंबा लगेगा, मैं निवेदन करना चाहूँगा आप अंत तक ज़रूर देखें। और ये मैं निश्चित कह सकता हूँ कि किताबें कितनी ज़रूरत है, कितना इम्पोर्टेंस रखती हैं हमारे जीवन में, इस बात को आपके और आप आने वाली पीढ़ियों के लिए आप इस बात को समझेंगे। तो अगला जैसे है, इससे संगत मिलती है हमें किताबों से। वैसे भी कहा जाता है, दुनिया का रिसर्च है कि आप अपने जीवन में अधिकतम कितना कमा सकते हैं या कितना प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जिनके साथ ऐसे 5 लोग छाटिए जिनके साथ आप अधिक से अधिक समय बिताते हैं। तो ऐसे 5 लोग जो आपके मित्र हो सकते हैं या जिनके साथ आप ज़्यादा समय बिताते हैं, उनकी आमदनी को जोड़िए, प्लस कीजिए, उनका औसत निकालिए। उस औसत से ज़्यादा आप नहीं जीवन में प्राप्त कर सकते। तो आप सोचिए, किताबें भी वह उस संगत का माध्यम है। संगत भी 2 प्रकार की है, एक जीवित व्यक्ति से संगत हो सकती है, एक हमसे दूर से भी हो सकती है, जो मृत हो चुका है उससे भी संगत हो सकती है, उसके विचारों के माध्यम से। तो उनकी किताबें पढ़कर, उनके विचारों को जानकर भी हम जो है उनकी संगत कर सकते हैं। तो आप एक किताबें भी एक बहुत अच्छी मित्र है, हमारी संगत है, जो हम विचारों के माध्यम से जुड़ते हैं। आप मान लीजिए विश्व के महान लोगों से, महान विचारकों के, वैज्ञानिकों के, या फिर आप मोटिवेशनल लोगों के, या फिर धनी लोगों के, करोड़पति, अरबपति, खरबपति लोगों की यदि आप उनके विचार, उनकी किताबें, उनकी ऑडियो वीडियो सुनते हैं तो आप उनकी संगत कर रहे हैं। तो वो संगत भी जो है आपको एक दिन वहाँ तक पहुँचाएगी। तो इसलिए आप 5 मित्र यदि आपके खरबपति हैं तो आप उनकी संगत में यदि रहते हैं, या विचारशील लोग हैं या बहुत ही महान लोग हैं, आप उनकी संगत में यदि रहते हैं तो आप उनसे ज़्यादा भी नहीं हो सकते, तो कुछ औसत भी रहेंगे ना, तो 5वां हिस्सा भी बहुत कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए हमें किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसके अलावा व्यक्ति वैसे किसी पर शासन नहीं करता। महान लोग आपने सुने होंगे, चाहे वो कोई धर्म के संस्थापक हों, चाहे आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी या विभिन्न जो धर्म हैं उनके जो संस्थापक रहे हैं वो एक इंसानी थे। और तमाम ऐसे पंथ हैं वो उनके भी जो संस्थापक थे वो भी एक इंसानी थे, और उन्होंने अपने विचारों को लोगों तक बताया, पहुंचाया, जानकारियां अवगत कराया। तो उस समय जब किताबें नहीं थी, जब उनका लेखनी का प्रयोग नहीं होता था, तब कितनी दिक्कतें आती होंगी। बाद में जैसे एक वाक्य बताता हूँ आपको, तथागत बुद्ध जब थे, आज से जो है 563 ईसा पूर्व, लगभग 2500 वर्ष से पहले की बात है। तो उस समय
भी जो है लेखनी का कार्य इतना नहीं रहा जब उन्होंने तथागत बुद्ध ने अपनी जो ज्ञान चर्चाएं जो लोगों को जो धम्म देशनाएं दी, जब उनके जाने के बाद जब कई बौद्ध भिक्षुओं ने जो है इकट्ठे होकर ये कहा कि हमें उनके ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो अब वो संकलन कहाँ से हो? तो जो उनके द्वारा बताए गए या उनके द्वारा सुने गए या जहाँ कहीं भी जो भी अवगत या लेख है, जो भी जानकारियाँ इकट्ठी की गई और उसको फिर एक त्रिपिटक में जो के रूप में जो उसको लिखा गया, बहुत ही महती आवश्यकता महसूस हुई। आज उसी त्रिपिटक को जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने द बुद्ध एंड हिज धम्मा के रूप में जो है लिख कर दिया, तो लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो तथागत बुद्ध की बातें, उनके विचार आज भी लोग जान रहे हैं। इसी तरह से आप कुरान को देख लीजिए, आप बाइबल को देख लीजिए, आप चाहें जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों को, वेद पुराण शास्त्र उपनिषद, जो कहीं ना कहीं किसी अन्य व्यक्ति उस समय थे जो भी महान विचार उनके द्वारा कही गई बातों को संकलित किया गया, उसमें लिखा गया, उनको हम आज भी पथ प्रदर्शक के रूप में मानते हैं। तो किताबें ही वो माध्यम है। अगर वास्तव में आपको वो ज्ञान लेना है तो दोबारा किताबें पढ़नी होगी। हाँ, ये बात मानते हैं कि उस समय के लिए वो सार्थक होंगी, उस समय के लिए कितना सही थी। आज अगर वही किताबें, वही चीज़ें आप दोबारा पढ़ते हैं तो वो आपके लिए दोबारा से कुछ नया लेकर आती हैं, तो कुछ नया परिवर्तन भी लाती हैं। तो हमेशा परिवर्तन के लिए हमें जगह रखनी चाहिए, तो इसलिए किताबें हमको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसके अलावा दुनिया में 95% लोग जो हैं उनके पास जितनी संपत्ति है उतनी संपत्ति 5% लोगों के पास है। ऐसा क्यों है? तो आप यदि इस असमानता को समझना चाहते हैं और आप 95% लोगों में से 5% लोगों में आना चाहते हैं, तो आपको किताबें पढ़नी होंगी, आपको उनकी जीवनी पढ़नी होगी, उनकी बताए विचारों को पढ़ना होगा, आपको उनके मोटिवेशनल जो किताबें इनको द्वारा लिखी गई उनको जानना होगा। तो इस तरह से आप तभी जो है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो उसके लिए माध्यम है किताबें। आपको किताबें पढ़नी चाहिए, ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसलिए जो है आप तभी 5% लोगों में आ सकते हैं। तो इसलिए मैं कुछ आपको किताबें भी सजेस्ट करूँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए। तो एक किताब जैसे हमारे एक मित्र जो हैं मौर सिंह खन्ना जी, उन्होंने मुझे किताब जो दी सबसे पहले, रिच डैड पुअर डैड। मैं आपको दिखाता हूँ किताब। ये किताब है रिच डैड पुअर डैड। ये रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई है। जब मैंने इस किताब को 2013 में पढ़ा तो ये मानिए कि मैं इतना बेचैन हो गया, मेरा जो विचार था, मेरा जो सोचने का तरीका था वो बदल गया। आप इस किताब को पढ़िए, आने वाली पीढ़ियाँ जो है आपकी कभी जो है निर्धन होकर नहीं जा सकती, मर सकती। आप ये मानिए इसमें अमीर बनने का राज और सदा बने रहने का राज छुपा हुआ है। मैं यहाँ तक कह सकता हूँ, काश ये किताब मुझे 20 साल पहले मिली होती, काश ये किताब मुझे स्कूल लाइफ में मिली होती, तो आज मेरा जीवन बहुत कुछ बदला होता। पर जब मिलना था तब मिली। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे युवा हर घर में एक किताब होनी चाहिए। तो रिच डैड पुअर डैड आप ज़रूर पढ़ें। इनकी और भी किताबें हैं, रिटायर यंग रिटायर रिच, ये भी है। तो इसमें उन्होंने कहा है, मैं थोड़ी सी बताता हूँ इसके बारे में। उन्होंने ये कहा है कि यह वो मिथक तोड़ती है कि लोग ये कहते हैं कि ज़्यादा हमको कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। आप इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो इसकी आवश्यकता नहीं है। आपको जो है किस तरह से हार्ड नहीं, स्मार्ट वर्क करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताती है कि इसमें वो जानकारियाँ मिलती हैं या वो ज्ञान इसमें छुपा हुआ है जो कभी भी स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। चाहे आप ग्रेजुएट से लेके पोस्ट ग्रेजुएट हो जाइए, चाहे आप कितनी भी डिग्रियां ले लीजिए, लेकिन कभी भी आपको ये बातें नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि आपको वो पढ़ाई कराई जाती है जिससे एक अच्छा नौकर बन सके। अच्छा मालिक बनने की कभी पढ़ाई नहीं कराई जाती। आप सोचिए, चाहे आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, कलेक्टर कुछ भी बन जाइए, तो आपको एक अच्छा नौकर बनने का एजुकेशन दिया जा रहा है, अच्छा मालिक बनने का नहीं। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसको भी जान पाएंगे कि अच्छा मालिक कैसे बनना है, नौकर से हम नौकरी मांगने से नौकरी देने वाले कैसे बनेंगे। और मैं ज़्यादा क्या बताऊं इस किताब के बारे में। आप संपत्ति और दायित्व में अंतर समझेंगे। हम जिस मकान को, जिस घर को, जिस फोर व्हीलर गाड़ी को हम जिसको ये समझते हैं कि ये हमारी जो संपत्ति है, हमारा खेत मकान कुछ भी, वो आपकी संपत्ति नहीं है, वो आपका दायित्व, आपकी ज़रूरत हो सकती है।
वो संपत्ति कब होगी, इस बात को भी आप समझेंगे। तो मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा इस बात पे, यही सजेस्ट करूंगा ये किताब हर घर में होनी चाहिए, हर बच्चे को एजुकेशन में मिलनी चाहिए। तो इसी तरह से और भी किताबें हैं। बड़ी सोच का बड़ा जादू, इस किताब ने लोगों की सोच बदल दी। आप इस किताब को ज़रूर पढ़िए, डेविड जे स्वार्ट्स द्वारा लिखी गई है। मैंने और भी कुछ इसके छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं इस विषय पर, आप उसे भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे। इसके अलावा इस किताब को ज़रूर पढ़ें, आप कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे। इस किताब में एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। इसमें एक वाक्य दिया है मिस्टर विजय और मिस्टर पराजय का। हम जैसे उन्होंने ये बताया कि हमारे दिमाग में दो तरह के फोरमैन होते हैं। जैसे एक उन्होंने कहा मिस्टर विजय हैं, एक मिस्टर पराजय है। जैसे हम कहते हैं ना हमारे दो मन हैं, एक मन कहता है नहीं ऐसा, एक मन होगा नहीं ऐसा। तो मान लीजिए दो फोरमैन हैं आपके, दो जो है व्यक्ति हैं आपके दिमाग में, यानी वर्कर हैं, आप उसके मालिक। अब आपने जो काम दिया, अगर आपने नेगेटिव थॉट्स यानी नेगेटिव विचार आपने दिए तो तुरंत मिस्टर पराजय काम करने जुट जाते हैं, मिस्टर विजय को पीछे कर देते हैं। और जैसे ही आपने सकारात्मक विचार दिए दिमाग में, तुरंत मिस्टर विजय आगे आ जाते हैं और मिस्टर पराजय जो है पीछे हट जाते हैं। तो हमें जो है अधिक से अधिक काम जो है मिस्टर विजय को देना चाहिए और हमें मिस्टर पराजय को निकाल देना चाहिए अपनी नौकरी से। जैसे उदाहरण के तौर पे इसमें एक उदाहरण भी दिया गया है। जैसे मान लीजिए आज सवेरे जगे और हमारे दिमाग में ख्याल आया कि आज का मौसम बहुत ख़राब है। अब बताइए, आपने शुरुआत में विचार आ गया कि आज का मौसम बहुत ख़राब है, तो उस दिन अब मिस्टर बताइए विजय को काम दिया कि पराजय को? पराजय को। तो मिस्टर पराजय आगे आ जाएंगे। अब वो ये सिद्ध करने में लग जाएंगे कि हाँ आज का दिन वाकई ख़राब है, और क्यों ख़राब है और कैसे ख़राब हो सकता है इसकी ढेर सारी लिस्ट आपको गिना देंगे। आज हो सकता है कीचड़ ज़्यादा हो जाए, हो सकता है गाड़ियाँ फिसल जाए, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है आपको ऑफिस में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, घर पे कुछ हो जाए। इसके अलावा आज हो सकता है आप भीग जाएं, मतलब कई तरह की ऐसी बातें हो सकता है, जाम में फंस जाएं। आज का मौसम बहुत ख़राब है, आज सर्दी लग सकती है, आज गर्मी लग सकती है, आज भीग सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी बातें आपके दिमाग में ढेरों ऐसे विचार आपको दे देगा मिस्टर पराजय। अगर आपने अब दूसरे आ जाइए, मिस्टर विजय को काम दिया, आपने कहा आज का मौसम तो बहुत ही अच्छा है, तो आप मिस्टर विजय को काम करेंगे और मिस्टर विजय आपको वो भी ढेर सारी लिस्ट गिनाएंगे और यह सिद्ध करने में लग जाएंगे कि हाँ वाकई आज का दिन अच्छा जाने वाला है। आप कहेंगे बहुत ही अच्छा मौसम है, आज तो अच्छा हमको खाना खाना चाहिए, अच्छे लोगों से मिलना चाहिए, आज घर पे हम ऐसा करेंगे, ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ भी हमारा अच्छा दिन बीतेगा, लोग अच्छे मिलेंगे, आज हमारा काम ये बन सकता है, वो हो सकता है, आज तो बहुत ही सुहाना मौसम है, आज प्राकृतिक अच्छे दृश्य देखने को मिलेंगे, आज अच्छी हवाएं चल रही हैं, आज अच्छे मौसम देखने को मिल रहा है, आज बादल या बारिश कितना अच्छा मौसम होगा। तो वो किसको काम दे रहे हैं? मिस्टर विजय को दे रहे हैं। तो मिस्टर विजय बहुत सारे ऐसी खूबियाँ, बहुत सारी विशेषताएं और वो सिद्ध कर देंगे कि हाँ आपका दिन आज अच्छा जाएगा। इसी तरह से एक उदाहरण दिया है, अब आप ढेरों अपने जीवन में इसको अपना सकते हैं। मैंने इसको पढ़ा, अपने जीवन में अपनाना शुरू किया और लोगों को बताना शुरू किया। कई लोगों का जीवन बदला कि कहीं ना कहीं अपने अंदर बार बार नेगेटिव थॉट आते हैं, विचार आते हैं, उसको तुरंत मिस्टर विजय पराजय को आप हटाइए, अपने नौकरी से ही निकाल दीजिए, मिस्टर विजय को ज़्यादा से ज़्यादा काम दीजिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप मिस्टर पराजय को काम देंगे तो ये मान लीजिए कि आपकी फैक्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन नेगेटिव विचारों का होगा और जिससे आप उनसे घिर जाएंगे। फिर ये मानिए मिस्टर विजय भी आपका जो है भला नहीं कर सकते, इसलिए मिस्टर पराजय को आप निकालें। तो ये किताब को आप ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा ये किताब है लोक व्यवहार। आपको लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आप कहते हैं कि मेरी कोई सुनता ही नहीं, मैं लोगों से जो भी बात करता हूँ मेरी बात मानते ही नहीं है। आप इस किताब को एक बार पढ़िए, लोगों को समझिए तो सही। हम ये कहते हैं कि लोग कोई मुझे नहीं समझता, अरे आप लोगों को समझिए, आपको वो समझने लगेंगे। तो इस तरह से इस किताब में आप पढ़कर बहुत सी ऐसी बातें समझ जाएंगे, जान जाएंगे और लोगों से आप अपने काम को कराने में भी सफल होंगे। इसलिए वैसे भी कहा जाता है अगर शहद इकट्ठा करना हो तो मधुमक्खी के छत्ते पर लात ना मारें, नहीं तो शहद नहीं मिलेगा और कुछ ही मिलेगा। यदि आपको गाय या भैंस का दूध भी धोना है, आप जाइए तुरंत और भैंस से बोले भैंस मुझे दूध दे, या तुरंत लग गए धोने के लिए, तो आपको लात मारेगी और इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो अब आप क्या करते हैं भैंस धोने के लिए? पहले उसको दाना पानी देते हैं, उसके बाद उसको पसुराना जिसे हम कहते हैं या पौसाना कहते हैं,
पसराते हैं, धीरे धीरे उसमें पानी के छींटे मारना है, उसके बच्चे को जो भी पहले दूध देना, यानी कि धीरे धीरे एक व्यवहार है, वो एक व्यवहार है। एनिमल बिहेवियर के साथ एक जो है ह्यूमन बिहेवियर, यानी उस बिहेवियर को समझिए आप, तो वो प्रेम से आपको पूरा अपने बच्चे का दूध वो आपको दे देती है। ऐसे ही आप वास्तव में लोगों से प्रेम चाहते हैं, लोगों से अपना व्यवहार अच्छा चाहते हैं, तो आप इस किताब को एक बार पढ़िए, आप समझ जाएंगे कि लोगों को जीतने की कला, लोगों के दिलों पर राज करने की कला। तो ये मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारे युवा, हमारे बच्चे, हमारे सभी लोग इसको ज़रूर पढ़ें, इसलिए हमें किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। रिच डेवाज की ये बुक है, ये एमबे के संस्थापक हैं। आज इनके प्रोडक्ट न्यूट्रीलाइट दुनिया में नंबर 1 है, जो हमारे लिए नेचुरल जो औषधियाँ हमको आयुर्वेदिक मिलती हैं। तो आप इन किताब को पढ़ें, वो कैसे उनका सफ़र रहा, कैसे यहाँ तक पहुँचे, इनको जान सकते हैं। इसके अलावा पर्सनैलिटी प्लस, ये किताब भी बहुत अच्छी है, और इस किताब को आप जो पढ़ेंगे, फ्लोरेंस लिटार ने ये लिखी है, ये किताब बहुत ही ज़बरदस्त है। आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जानेंगे कि हमारे लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कितना आवश्यक है, इसके बारे में। इसके अलावा क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? हम वास्तव में, अब मान के चलिए, जिन्होंने रिसर्च किया, जानकारी हासिल की, वो आज किताबों में नहीं होती, तो क्या हम फिर से ABCD शुरू करते? क्या हम यहाँ तक पहुँच पाते? इसलिए किताबों में वो जानकारियाँ, वो रिसर्च, वो छनी हुई चीज़ें छुपी हुई हैं, जानकारी लिखी हुई हैं, उसको आप पढ़िए, और इस तरह से आपके पास भी वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, आपके दिमाग में बहुत मेमोरी फीड हो जाएगी, उसको पढ़ेंगे आप। तो कुछ किताबें हैं, अपनी क्षमताओं को पहचानें। दरअसल हम अपनी क्षमताओं को ही नहीं पहचानते। जिस दिन इंसान अपनी क्षमताओं को अगर पहचान गया, तो वह स्वयं भी आश्चर्यचकित हो जाएगा कि मेरे अंदर इतनी क्षमताएं थीं। तो ये आप इस किताब को पढ़ेंगे, वास्तव में आप समझेंगे कि क्षमताएं कैसी। इसके अलावा एक किताब और है जो भी मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है, रखी है दूसरे, क्योंकि लॉकडाउन है इस समय, तो एक दूसरी जगह रखी हुई है। वो किताब भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ज़रूर और ज़रूर पढ़ें। वो किताब है मन चाहे लक्ष्य कैसे पाएं। मैंने नोट्स भी बनाया इस पर पूरा, सारी किताबों में लगभग नोट्स है मेरे पास। तो एक किताब है जिसको मैंने पढ़कर एकदम विचार बदला, मन चाहे लक्ष्य कैसे पाएं, सफलता के 25 सूत्र। आपको सफल होना है तो 25 जो सूत्र हैं, उन फॉर्मूलों को एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आत्मसात कर लीजिए। शायद आपको 26वें सूत्र की आवश्यकता ना हो, इतनी महत्वपूर्ण है। और ये लेखक इसके जैक कैनफील्ड हैं। मैं इसमें एक पहला सूत्र जो उनका है वो मैं आपको बताता हूँ, आप सोचेंगे और 24 कैसे होंगे। उन्होंने पहला सिद्धांत दिया, अपनी ज़िंदगी की 100% जिम्मेदारी लीजिए। ये बहुत ही इतना महत्वपूर्ण यानी बिंदु है कि आप सोचिए 100% जिम्मेदारी लेने को कह रहे हैं वो, 99.9 भी नहीं, पूरा 100% आपको अपने जीवन में घटित घटनाओं और सारी चीज़ों के लिए आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर आप नहीं लेते, 1% भी नहीं लेते, तो कहीं ना कहीं आप फिर वो जो है बहाना साटिस की तरफ चले जाएंगे। वो कहते हैं आपको निजी तौर पर जिम्मेदारी लेनी होगी। आप हालात, मौसम या हवा का रुख नहीं बदल सकते। सोचिए, आप हालात, मौसम या हवा का रुख नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। तो खुद को बदलिए दोस्तों। ये जिम रोम ने कहा है, ये उनका एक कथन था। और इसमें जो है जैक कैनफील्ड में लिखा है, जिस तरह की ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं उसके लिए एक ही आदमी जिम्मेदार है। सोचिए वो कौन है। आईने में आप जाके देख लीजिए, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, जिसके कारण आप जो है जो ज़िंदगी जीना चाहते हैं वैसी नहीं जी पा रहे हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको उस सब के लिए 100% जिम्मेदारी लेनी होगी। 100%। क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी में किसी हालात के लिए या किसी जो भी घटनाओं के लिए किसी दूसरे को दोषी ठहराया है? अगर आपने 1% भी ठहराया है तो वास्तव में आप सफलता की ओर नहीं जा सकते। इसलिए आपको 100% जिम्मेदारी लेनी होगी। अपनी गरीबी, अपनी विपत्ति, अपनी घटनाएं, अपनी जो भी जीवन में जो भी घटना घटित हुई प्राकृतिक तौर से जो भी है, आप उसका बहाना, उसका रोना, उसकी अगर अपने जीवन में
बनाए रहेंगे तो कभी भी आप सफल नहीं हो सकते। और आप 100% अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, आप बहाने बनाना चाहते हैं, इसलिए आपको लेनी होगी जिम्मेदारी। तो आपको अपने सारे बहाने त्यागने होंगे। इसके लिए एक अच्छा एक फॉर्मूला है जिसके मैं बताए बिना रह नहीं पा रहा हूँ, तो आप उसको ज़रूर समझें। रॉबर्ट रेजनिक एक मनोचिकित्सक हैं, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, घ धन प्र बराबर प। घ यानी घटना, धन प्रतिक्रिया बराबर परिणाम। घटना धन प्रतिक्रिया बराबर परिणाम, रिजल्ट। हम क्या करते हैं, जो घटना घटित हुई हमारे जीवन में और उसके कारण जो परिणाम हुए, हम उसका रोना रोते रहते हैं। कहते हैं हमारे जीवन में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बीमारियां आ गई, विपत्ति आ गई, ये समस्या वो समस्याएं आ गई, इसीलिए ऐसा परिणाम आया। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को जो है जिम्मेदारी लेने से बचते हैं और उस बहानों को कस के पकड़े बैठ जाते हैं। तो फिर वो उससे दूर नहीं हो पाते, अपने जीवन में सफलता की तरफ नहीं जा पाते। तो जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए पत्ते खेलते हैं लोग, पत्ते खेलते हैं तो उसमें ताश के जो पत्ते हैं तो वो बांटे जाते हैं, छुपा के बांटे जाते हैं, दिखता नहीं किसके पास कौन सा पत्ता जा रहा है, काट जा रहा है। तो अब ऐसे कंडीशन में ऐसा ही मान चलिए प्रकृति है, या जो आप ईश्वर या गॉड जिसको भी माने, तो हम प्रकृति जो भी नाम दे रहे हैं, तो प्रकृति जो है हम जहाँ कहाँ पैदा होना है, हमारे माता पिता पैसे वाले हैं या नहीं है, उनको कैसी परवरिश दे रहे हैं, या जो भी हमारे जीवन में अवस्थाएं हैं या जो भी हमारे परिस्थितियां हैं, उसके लिए हम जिम्मेदार अपने ऊपर नहीं ले सकते। वो कहते पत्ते जो भी हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जौन से पत्ते अब हमारे हाथ में आ चुके हैं, तो अच्छा खिलाड़ी कौन होता है कि आए हुए पत्तों से बेस्ट खेल कैसे खेले, और वो इसका प्रयास करता है। ऐसे ही हमको आई हुई परिस्थितियों का रोना नहीं रोना है, अरे मेरे पास ये पत्ता नहीं आया, ये नहीं था, वो नहीं था, नहीं तो मैं ऐसा करता नहीं था, वो ये सब बहाने हैं। अब जो भी परिस्थितियां हैं उससे मैं कैसे उभरूं, अब उससे मैं कैसे बेस्ट खेल खेलूं, या उससे मैं कैसे एक बेस्ट जीवन जीऊं। तो इसलिए हमको जो है परिस्थिति का रोना नहीं रोना है। अब बेस्ट खेल कैसे खेल सकते हैं, बेस्ट जीवन कैसे बिता सकते हैं, तो घ धन प्र, वो ये कहते हैं घटना घटित हुई, घटना हमारे हाथ में नहीं थी, विपत्ति आ गई, बीमारी आ गई, मृत्यु आ गई, कोई कोई भी परिवार में समस्या आ गई, आप बीमार हो गए, कुछ भी हो गया, तो वो आपके हाथ में नहीं था, लेकिन प्रतिक्रिया आपके हाथ में थी। उसके बाद आप बहुत कुछ कर सकते थे, या क्या क्या कर सकते आपने नहीं किया। यानी घटना के बाद आपने उस पर प्रतिक्रिया नहीं की सही। अगर प्रतिक्रिया नहीं की तो परिणाम वही रहेगा घटना के हिसाब से। मान लीजिए भूकंप आ गया, घटना हमारे हाथ में नहीं थी, अब मलबा इकट्ठा हो गया, कई लोग दब गए, तो हमको प्रतिक्रिया करनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक जान माल की जो है बचा सकें, या जो भी है अब उसको दोबारा से खड़ा कर सकें। ये प्रतिक्रिया है, तो परिणाम अच्छा आएगा। लेकिन हमने घटना घटी, उसके बाद हम परिणाम का रोना रो रहे हैं। ये जो है बहानासाइटिस की बीमारी है। इस बहानासाइटिस की बीमारी को कैसे दूर करेंगे, कैसे जीवन में सफल होंगे, आप इस किताब को जरूर पढ़िए। तो इस किताब को मैं बहुत सजेस्ट करूँगा आने वाले पीढ़ी के लिए। कुछ किताबें मैं और एक दो बताता हूँ आपको। द सीक्रेट एक मूवी भी है, आप इसको एक बार ज़रूर देख लें, या फिर इसकी किताब पढ़ें, और हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो आप इसको जरूर देखें। नेटवर्क 21, आने वाले समय में जो व्यवसाय आने वाला है वो नेटवर्किंग का आने वाला है, आज भी है, आने वाले समय में बहुत बड़े स्तर से। अगर आप वास्तव में आपको एक बड़ा यानी कि अमीर व्यक्ति बनना है, या आने वाले समय में आपको जल्दी ग्रो करनी है, और तो उसके लिए आपको नेटवर्किंग सीखनी होगी। और आने वाला जो समय है, जो व्यवसाय का जो समय है, वो ये मान लीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग का होगा, और उसके लिए आपको नेटवर्क जो है 21 एक बुक भी है, इसको आप पढ़ें, नेटवर्किंग सीखें। तो ये बहुत ही ज़रूरी आने वाली पीढ़ी के लिए, और आप सभी के लिए मैं सजेस्ट करूँगा इसको ज़रूर पढ़ें, लोगों को पढ़ाएं। जो बिजनेस व्यवसाय से जुड़े जो डिप्लोमा कोर्स हैं उसमें इसको पढ़ाया भी जाता है, विदेशों में तो इसको एजुकेशन तक दी जाती है, तो इसलिए हमें इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसके अलावा मन चाहे लक्ष्य कैसे पाएं, थिंक एंड ग्रो रिच, 1 मिनट मैनेजर, वॉबिलन का सबसे अमीर आदमी, ऐसी किताबें हैं जो किताबें आपको कोर्स में नहीं पढ़ाई जाती। इन किताबों को हमको ज़रूर पढ़ना चाहिए जीवन में, और हमें अपने जीवन में जितना भी समय मिला है
प्रकृति ने जितना भी हमको जो है जीवन काल दिया है उसको हम एक बेस्ट समय बिताएं। एक जब मान लीजिए 70-80 साल का जितना भी जीवन 10-15-20 जो भी प्लस माइनस हो जाए, तो अंत समय में जाकर आप ये ना सोचें कि जीवन में मैं बहुत कुछ कर सकता था और बहुत कुछ कर सकता था उसके बाद भी बहुत कम कर पाया, नहीं कर पाया। यानी उस समय जाकर आपको मलाल ना हो ज़िंदगी में और ये लगे कि नहीं जी भर के जिया। तो जी भर के जिया तो उसके लिए आपको 24 घंटे हैं आपके जीवन में, तो 24 घंटे का एक मैनेजमेंट कैसे किया जाए। एक मैं आपको बताता हूँ कि लगभग 400-500 लोगों की आप जीवनी पढ़िए, महान लोगों की पढ़िए। 400-500 नहीं, आप जितने भी लोगों को पढ़ सकते हैं, 10-20-100-50 लोगों की। तो जिन्होंने इसका अध्ययन किया तो ये निकाला कि कुछ कॉमन बातें होती हैं जो लगभग सभी में पाई जाती हैं सक्सेसफुल लोगों में। तो ऐसी 7 हैबिट्स हैं, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। तो 7 हैबिट्स में से आदतें का भी इसमें बिंदु है 25 सूत्र में कि हम बदलें या ना बदलें, एक दिन आदतें हमें जरूर बदल देती हैं। हमने पूर्व में जो निर्णय लिए थे आज हम उसका परिणाम हैं, और आज हम जो निर्णय लेंगे आने वाले समय में वो भी हम बन जाएंगे। इसीलिए हम बदलें या ना बदलें, एक दिन आदतें हमें जरूर बदल देती हैं। आज से आदत डालिए, पढ़ने की आदत डालिए, निश्चित आप सफलता की ओर होंगे। अब उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है कि आपको वास्तव में रियल लाइफ बैलेंस ऑफ लाइफ, आप इसका कैसे मतलब अपने जीवन में एक बैलेंस बना सकते हैं। इसके लिए आपको 24 घंटे को जो है 3 भागों में बांटना होगा। 8 + 8 + 8 आवर्स, 8-8 घंटे को 3 बांटिए आप। उसमें से 8 घंटे आप जो भी आप काम करते हैं, जो भी जॉब करते हैं अपने कार्यस्थल पर, आप उसको दीजिए। इसके अलावा जो बचे 8 घंटे आप सोने में, वैसे भी कहा जाता है हमको 8 घंटे 6-8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, आराम करना चाहिए। आप सोने के लिए, आराम करने के लिए, रेस्ट के लिए दीजिए, हेल्थ के लिए दीजिए, जो भी है। इसके अलावा मतलब 8 घंटे आपको अपने वर्क करना है ईमानदारी से, 8 घंटे आपको सोने के लिए, आराम के लिए चाहिए। अब जो 8 घंटे हैं वो इतने महत्वपूर्ण हैं, और जितने भी महान लोगों ने काम किया है, जितने भी महान लोग, वो भी सोते थे 8 घंटे, वो भी 8 घंटे जो भी अपना कार्य अपने जो करते। लेकिन जो 8 घंटे हैं जो पर डे हमको मिलते हैं, उन 8 घंटों को हम कैसे दुरुपयोग करते हैं, टीवी देखने में, पेपर पढ़ने में, इधर बातें करने में, उधर करने में, जो भी है, उस 8 घंटे को आप कैसे जिए। उसको अगर वास्तव में आपको सफल जीवन जीना है, वो सफल लाइफ आपको बितानी है, तो उस 8 घंटों को जो है 9 कामों में आप निकालें। उसका एक फॉर्मूला बनाया है जो महान लोगों ने, सक्सेसफुल लोगों ने, वो मैं आपको बताता हूँ। आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं कि वो 8 घंटे 3F, 3H और 3S, इन 9 चीज़ों पर आपको बिताएं। तो आप कभी भी जीवन के अंत समय में आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे जो है मेरे जीवन में ये कमी रह गई, मैंने ये नहीं कर पाया। रियल लाइफ बैलेंस ऑफ लाइफ के लिए तो 3F, पहला फैमिली, दूसरा फ्रेंड्स, तीसरा फेथ, परिवार, दोस्ती, ईमानदारी। 3H, हेल्थ, हाइजीन, हॉबी, हेल्थ, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शौक, जो भी आपके हैं। तीसरा है S, सॉल्व, सर्विस, स्माइल, अपनी आत्म चिंतन मनन के लिए, आध्यात्म, जो भी आप कहें, सर्विस, सेवा भाव के लिए, और प्रसन्नता, खुशी के लिए। इन 9 चीज़ों के लिए आप जो है वो 8 घंटे दें, तो निश्चित है कि आप अंत समय में आपको ये कतई ग्लानि नहीं होगी कि मैं जीवन में ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, और आप एक सक्सेसफुल लाइफ जिएंगे। तो इसीलिए आपको किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। और अंत में मैं कहूँगा कि लोगों ने बहुत सी परिभाषाएं जीवन की दी हैं कि लाइफ इज ए कंपटीशन, लाइफ इज ए ये, लाइफ इज ए वो, बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने इतनी सारी परिभाषाएं पढ़ी, किताबें पढ़ी, जानकारियाँ ली, आत्मसात किया, तो मुझे अंत में सबसे सटीक जो परिभाषा लगी कि व्हाट इज ए लाइफ, तो लाइफ जो है उसकी परिभाषा है टाइम इज ए लाइफ, या लाइफ इज ए टाइम। दोनों तरफ से पूरक तौर से बिल्कुल सटीक परिभाषा है। लाइफ इज ए टाइम या टाइम इज ए लाइफ। समय ही जीवन है या जीवन ही समय है। इंसान के पैदा होने से लेकर मृत्यु के बीच का समय ही तो लाइफ है, वही तो जीवन है। जब आप पैदा हुए और जब आपकी मृत्यु होगी, इसके बीच का समय ही तो जीवन है।
अगर आप इतना समझ गए तो आप उस जीवन को, उस समय को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तो इसलिए कि साथियों, हमें किताबें, ये किताबें जो किताबी ज्ञान, किताबी जो कोर्स जो हम करते हैं, जो शिक्षाएं लेते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, ये उनसे हटके है। इन किताबों को हमें ज़रूर पढ़ाना चाहिए। जो अमीर लोग हैं वो अपने बच्चों को, इसमें रिच डैड पुअर डैड में उन्होंने कहा भी है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो हम गरीब लोग नहीं सिखाते। तो आप समझ सकते हैं कि हम यहाँ से जो है सोच से गरीब हैं। हम अपने इसलिए सोच को सुधारें, अपने विचारों को सुधारें। सोच बदलेगी, आप बदलेंगे, आप बदलेंगे, देश बदलेगा। तो मैं यही आशा और विश्वास करता हूँ कि आपको ये जो है जानकारियाँ अगर सही लगी हों तो मैं आप सभी से आग्रह करूँगा ये जानकारियाँ औरों तक पहुँचाएँ। और मैं निश्चित मैं समझता हूँ कि लोग ज़रूर, हमारे युवा हैं, ज़रूर किताबों को पढ़ेंगे। और ये जो किताबें मैंने सजेस्ट की हैं, कुछ किताबें आपने और भी पढ़ी होंगी। आप सभी से ये आग्रह है कि कुछ और, अगर आपने कुछ किताबें पढ़ी हैं और वास्तव में आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर जो है कमेंट्स करें और बताएं। और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और लोगों तक ये जानकारियाँ आप अपने शब्दों में पहुँचाइए। तो सभी साथियों को पुनः नमस्कार।